हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एसी और डीसी सोर्स। ठीक है, एसी सोर्स और डीसी सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हम आज इसके बारे में स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी एंड एसी सोर्सेस। ठीक है, तो जो हमारी सप्लाई होती है, ये दो प्रकार की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, जैसे एसी होती है और डीसी होती है। एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहेंगे, वह करंट जो समय के साथ अपने मान में परिवर्तन कंटिन्यूस करते रहती है, समय के साथ परिमाण में परिवर्तन करती है, तो उसे हम एसी करंट बोलते हैं। और यदि हम डीसी की बात करें तो इसका समय के साथ ये अपने परिमाण को, अपने एम्पलीट्यूड को ये चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें हम सोर्स की स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप के सोर्स देखेंगे। तो देखिए, जैसे हम डीसी सोर्स की बात करें तो डीसी सोर्स कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब डीसी सप्लाई कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। तो जैसे डीसी सोर्स बैटरी से, आप जो बैटरी यूज करते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन या किसी भी प्रकार की बैटरी है, तो ये जनरली हमको डीसी सप्लाई देती है। तो ये भी एक प्रकार का डीसी सोर्स होता है, बैटरी। फिर डायनेमो भी एक प्रकार का डीसी सोर्स है जो कि हमको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। फिर फ्यूल सेल, जो फ्यूल सेल होते हैं ये भी हमें डीसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर सोलर पैनल, जो सोलर पैनल होते हैं ये भी हमको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। फिर विंड टरबाइन, रेक्टिफाइड एसी और थर्मोकपल, तो ये जो सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सारे आपको डीसी सोर्स या डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। ये सारे डीसी सोर्स होते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे एसी सोर्स की। ठीक है, तो एसी सोर्स में क्या है, एसी सोर्स हम अलग अलग जगह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जनरेटर से हम एसी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जनरेटर से आप एसी प्राप्त कर सकते हैं, अल्टरनेटर से एसी प्राप्त कर सकते हैं और इन्वर्टर से भी एसी प्राप्त कर सकते हैं। तो एसी सप्लाई इन तीनों जगह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सोर्सेज होते हैं ये एसी सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्लासिफिकेशन ऑफ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसी वोल्टेज जनरेशन ट्रांसमिशन, एसी वोल्टेज जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जनरेशन का मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है या जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है, उसको हम जनरेशन कहते हैं। तो यदि हम एसी जनरेशन की बात करें, एसी वोल्टेज जनरेशन की बात करें, तो हमारे इंडिया में मोस्टली इस्तेमाल किया जाने वाला जो, मतलब जनरेट किया जाने वाला जो वोल्टेज होता है वो 11 केवी होता है। ठीक है, 11 केवी को ही ज़्यादातर इंडिया में जनरेट किया जाता है। ठीक है, 11 केवी यहाँ पर जनरेट किया जाता है, 11 केवी वोल्टेज जनरेट किया जाता है, जबकि मैक्सिमम 33 केवी तक भी जनरेट किया जाने लगा है आजकल। ठीक है, तो हम 33 केवी, 11 केवी या 6.6 केवी, ये 6.6 केवी दिखा है, 3.3 की केवी, इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रियों में अलग अलग तरीके से जनरेशन किया जा रहा है। लेकिन मोस्टली जो यूज होने वाला, जनरेट किया जाने वाला जो वोल्टेज होता है वो 11 केवी है। ठीक है, 11 केवी का ही इंडिया में जनरेट किया जा रहा है, हमारी 11 केवी ही यहाँ पर जनरेट होती है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें ट्रांसमिशन की, ठीक है, एसी वोल्टेज ट्रांसमिशन की, तो जब कोई भी जनरेटिंग स्टेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है तो उसको हमको दूर दूर स्थानों तक ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना है वहाँ पर हम इसको ट्रांसमिट करते हैं ताकि इसको आसानी से वहाँ पर यूज किया जा सके। तो दूर स्थानों पर 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस पर एसी को ट्रांसमिट किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन से, तो उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। मतलब एसी सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं। जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन को दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है
और एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन उसे बोलेंगे जिसमें अधिक मैक्सिमम वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। और फिर यदि हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो मैक्सिमम वोल्टेज से कुछ कम वोल्टेज को ट्रांसमिट जहाँ पर किया जाता है उसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। तो यदि हम बात करें तो जैसे 400 kV प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है, 132 kV प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है, 220 kV किलो वोल्ट में है, ध्यान दीजिएगा कि 220 kV प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। फिर यदि हम बात करें 132 तो अच्छा लिख दिए हमने, यदि हम बात करें 66 kV भी ये हमारे प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग वोल्टेजेस हैं जो मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आते हैं। आप इसको इंक्लूड इसमें ना करें, आप 400 kV और एक होता है 765 kV, ये भी प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत ये वोल्टेजेस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। 765, 400 kV, 132 kV, 220 kV, इस प्रकार के वोल्टेज को प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। फिर यदि हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 66 kV ट्रांसमिट किया जाता है, 33 kV सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये जो वोल्टेजेस हैं ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का छोटे स्थानों में या जहाँ पर यूज़ किया जाता है वहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा ही आती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ही हम घरों में सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है 11 kV, ठीक है, 11 kV, 3.3 kV, 1.1 kV। तो ये सारे जो वोल्टेजेस हैं ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर यदि हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वोल्टेज होता है ये होता है 400 या 440 वोल्ट, 230 वोल्ट, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है जो हमारे घरों में सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जनरेशन क्या है, एसी वोल्टेज जनरेशन क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है जनरेशन सिस्टम में, फिर इसके बाद ट्रांसमिशन में उस जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूर दूर स्थानों में ट्रांसमिट किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सप्लाई जहाँ पर यूज़ करना होता है, सप्लाई देना होता है, तो वहाँ पर घरों में आदि जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब जनरेशन जो वोल्टेज जैसे 11 kV आता है लेकिन इसको दूर स्थान तक हमें ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 11 kV को स्टेप अप करते हैं ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके। इसको 132 kV में या 220 kV में या 400 kV में या 765 kV में इसको पहले स्टेप अप करते हैं। इसके बाद हम उसको दूर स्थानों पे 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऐसे दूर दूर स्थान तक इसको ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद में फिर से उस सप्लाई का स्टेप डाउन किया जाता है, फिर उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। उसको 132 kV को 33 kV या 66 kV में स्टेप डाउन करके फिर उसको आगे ट्रांसमिट किया जाता है जहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जनरली जो हमें सभी जो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है सभी जगह जो सप्लाई दी जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ही डिस्ट्रीब्यूट करके सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज, जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन का मैंने बता दिया, हाई वोल्टेज 765 kV किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, तो ये सारे प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आते हैं। फिर यदि हम दूसरी बात करें तो जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है उसके अंतर्गत 66 kV या 33 kV आता है। फिर यदि हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वोल्टेज रेंज है वो लगभग 11 kV या 3.3 kV, 1.1 kV, ये सारे जो वोल्टेजेस हैं ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम यदि सेकेंडरी के लिए बात करें तो सेकेंडरी में
क्या होता है कि जो 440 वोल्ट या 230 वोल्ट जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया जनरेशन क्या, ट्रांसमिशन क्या और डिस्ट्रीब्यूशन क्या। जनरेशन अलग अलग प्रकार के जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, जैसे हाइडल पावर प्लांट होता है, ये भी एक जनरेटिंग स्टेशन है। थर्मल पावर प्लांट होता है, ये भी एक जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, तो ये सब जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जनन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर में जैसे कि आपको स्क्रीन में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, मैं मार्क करूँगा, आप लोग पढ़ते चलेंगे। द इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू द एनर्जी कंजप्शन E डिवाइडेड बाय द कंजप्शन टाइम T। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो एनर्जी कंजप्शन E और कंजप्शन टाइम T का रेशो होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा P इक्वल्स टू E/T। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो कंजप्शन एनर्जी E है और कंजप्शन टाइम T है, उसका रेशो को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यदि हम नॉर्मल बात की करें तो पावर क्या होता है, किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम इलेक्ट्रिकल टर्म में देखें तो ये कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। और यदि हम देखें पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लैंग्वेज में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब जो हमारी एनर्जी कंजप्शन E है और जो कंजप्शन टाइम है कि कितने समय तक कंजप्शन किया गया है, उसका रेशो को हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि P इज़ द इलेक्ट्रिक पावर इन वाट। जो P होता है ये इलेक्ट्रिक पावर वाट में होती है। E इज़ द एनर्जी कंजप्शन इन जूल और T इज़ द टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट फिर यदि हम इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेशन देखें तो हम इलेक्ट्रिक पावर को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे P इक्वल्स टू V/I, या हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो पावर होता है ये वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है P इक्वल्स टू V/I। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक पावर ही होता है। फिर इसके बाद में हम यदि दूसरे टर्म में देखें तो आपको पता है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ होता है। V इक्वल्स टू I/R होता है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से आप देखोगे कि I इक्वल्स टू, यहाँ से आप क्या देखोगे, V इक्वल्स टू I/R होता है। तो हमने क्या किया है, ये V की जगह में जहाँ पर भी V है इसकी वैल्यू को पुट कर दिए हैं, तो हमको ये फार्मूला मिल जाएगा P इक्वल्स टू I² R। या फिर इसी फार्मूले में जो ऊपर दिया गया है, या फिर इसी फार्मूले में जो ऊपर दिया गया है, इसी में यदि हम I की वैल्यू को पुट कर दें, I इक्वल्स टू V/R, तो V/R, तो हमको ये फार्मूला मिल जाता है। ये भी इलेक्ट्रिक पावर का ही है। तो हम तीनों प्रकार के हमको यहाँ से फार्मूले पता चल जाते हैं। P इक्वल्स टू V/I, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। P इक्वल्स टू I² R। ठीक है, फिर इसके बाद में P इक्वल्स टू V² R, जहाँ की आपको पता है कि क्या होता है, P क्या है, P इज़ द इलेक्ट्रिक पावर इन वाट। ठीक है, फिर V इज वोल्टेज इन वोल्ट, फिर I इज़ द करेंट इन एम्पियर्स, फिर लास्ट वन R इज़ द रेजिस्टेंस इन ओम। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रिक पावर इफ़िशियंसी। तो पावर इफ़िशियंसी यहाँ पर बताई गई है कि इलेक्ट्रिक पावर की इफ़िशियंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पावर इफ़िशियंसी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, पावर इफ़िशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय द इनपुट पावर। ठीक है, तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशो होता है, जो हमारी इफ़िशियंसी होती है, हिंदी में इसको हम दक्षता बोलते हैं। पावर इफ़िशियंसी इट मीन्स शक्ति की दक्षता, कि जो हमारे पावर की इफ़िशियंसी क्या है, तो ये हमेशा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला लिखा है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, तो ये हमको परसेंटेज में मिल जाएगी। ईटा इज़ द इफ़िशियंसी इन परसेंटेज, जो ईटा रिप्रेजेंट करता है इफ़िशियंसी को परसेंटेज में,
ठीक है, परसेंट में कर रहा है। फिर पी इन मतलब है ये इनपुट पावर कंजप्शन इन वाट, जो पी और आई एन लिखा है ये इनपुट पावर को बताता है, इनपुट पावर कंजप्शन। फिर पी आउट जो लिखा है ये लिखा है आउटपुट पावर कंजप्शन, ठीक है, जो हमको आउटपुट में मिलता है, तो ये पी आउटपुट ये भी वाट में होता है। तो इस प्रकार से इसकी इफिशियंसी क्या हो गई, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर इंटू 100 इक्वल्स टू इफिशियंसी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में देखना है, तो हम यदि एनर्जी की बात करें तो ये वोल्टेज करंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट होता है। मतलब यदि एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी को हम जनरली ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ, ठीक है। तो E इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होता है V इंटू आई इंटू टी। वोल्टेज और करंट को टी समय तक यदि किसी भी सर्किट में अप्लाई किया जाता है तो वो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है। तो इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया है, इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। फिर यदि हम बात करें कि वी आई इंटू, आप देखा ही होगा क्या होता है, तो ई इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं वी आई की जगह पी, क्योंकि पावर भी यही होता है, वी इंटू आई इंटू टी। तो पी इंटू टी भी कर सकते हैं। पावर इंटू टाइम को एनर्जी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम लिखें तो आपको पता है अभी लास्ट आपने प्रेजेंट मतलब लास्ट स्लाइड में देखा था, इसके पहले आपने स्लाइड में देखा था कि वी पी क्या होता है, वी इंटू, एक मिनट, पी क्या होता है आई स्क्वायर। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। पहले हमने क्या देखा था, इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। फिर हमने देखा था इक्वल्स टू पी इंटू टी। फिर हमने देखा था इक्वल्स टू पी की क्या थी, पी की वैल्यू हमने देखा था आई स्क्वायर इंटू आर भी देखा था, तो ये आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी। फिर इक्वल्स टू आप ये भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये आपको अलग अलग आपको यहाँ से फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये आपको एक फार्मूला मिल गया, एक फार्मूला यहाँ से मिल गया पी इंटू टी, एक बार ये आई स्क्वायर आर इंटू टी, और एक फार्मूला यहाँ से मिल गया। तो ये पावर है, ये इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये पावर और टाइम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो हमारे घरों में जो हमारा लोड होता है, इलेक्ट्रिक लोड होते हैं, जैसे बल्ब है, जैसे फैन है, जैसे कूलर है, टीवी है, कोई भी इलेक्ट्रिक लोड जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलते हैं, ये जो पावर का कंजप्शन करते हैं, पावर की जो खपत करते हैं, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, ठीक है, ऊर्जा की खपत करते हैं। ये हमारे जितने भी डिवाइस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक लोड होते हैं, ये ऊर्जा की खपत करते हैं। तो जो हमारा घरों में जो मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर जिसको बोलते हैं, वो एनर्जी को ही मेजर करने का काम करता है कि कितना एनर्जी कंजप्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हमको फाइनल जो आप इसको भी बता सकते हैं कि ये इसका फाइनल आप इसका बता सकते हैं फार्मूला। ये सभी फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, इनसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, कई न्यूमेरिकल्स आपको इनके ही माध्यम से करवाए जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, चलिए धन्यवाद।